गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी जो पुरानी वर्कशीट्स आई थी जुलाई की, उनकी रिवीजन करेंगे। पहले हम इको का चैप्टर मुद्रा एवं साख वाली की जो 3 वर्कशीट आई थी जुलाई में, उनको देखेंगे। इसमें मुद्रा एवं साख, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आपको पता है, जब पुराने समय में मुद्रा का चलन नहीं था तो वस्तुओं को वस्तुओं से बदला जाता था। जैसे किसी व्यक्ति ने गेहूं उगाता है और उसने जूते खरीदने हैं, तो पहले वो व्यक्ति क्या करता था, उस व्यक्ति को ढूंढता था जो उसको जूते दे सके और उसकी गेहूं ले सके। तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का जो लेन देन होता था पुराने समय में, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु लेना चाहता है और वो वैसा उसको व्यक्ति मिल भी जाए जो उसकी वस्तु लेकर जो उसको चाहिए वो वस्तु दे सके, तो उसको आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी कहते हैं। जब पुराने समय में किसी व्यक्ति ने गेहूं के बदले में जूते खरीदने होते थे और उसको वो व्यक्ति मिल भी जाता था जो उसको गेहूं के बदले जूते दे सके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। एक आपको वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं, एक आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का समाधान हुआ। आपको भी पता है कि अगर हम वस्तुओं के बदले में वस्तुएं वो करनी हो, एक्सचेंज करनी हो, तो बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो हमारी वस्तु के बदले हमारी पसंद की वस्तु दे सके। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा की खोज हुई, तो ये जो था आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वाला सिस्टम था, ये इसका समाधान मिल गया। पहले व्यक्ति पुराने समय में जब वस्तुओं से वस्तुएं बटाते थे, तो वो टाइम बहुत मुश्किल का टाइम था। जल्दी जल्दी व्यक्ति उस व्यक्ति को, मतलब टाइम लगता था उस व्यक्ति को ढूंढने में जो हमारी वस्तु के बदले हमारी पसंद की वस्तु दे सके, हमारी लेकर हमें जो चाहिए वो दे सके। तो लेकिन ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से निजात किसने दिलाई, मुद्रा के आविष्कार ने। आरंभ में मुद्रा के रूप में सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के प्रयोग किए जाते थे। जब मुद्रा शुरू हुई है उस समय मुद्रा के कौन कौन से रूप थे, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रयोग किए जाते थे। लेकिन आजकल जो मॉडर्न रूप है मुद्रा के, वो देखते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं। आजकल कागज के नोट आ गए हैं, ये याद होने चाहिए सबको। सिक्के आ गए हैं, चेक आ गया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा आप ऑनलाइन वो कर सकते हो ट्रांसफर पैसे, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग आ गई है। ये आपको मुद्रा के जो पुरातन रूप थे, जब शुरू हुई थी उस टाइम क्या रूप था वो भी पता होना चाहिए। और मुद्रा के आधुनिक रूप भी, आधुनिक रूप कितने, 2, 4, 6, 7 है। मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है, कागज के नोट, सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, ये आधुनिक रूप है। और मुद्रा के जो पुराने रूप हैं वो हैं सोने, चांदी और तांबे के सिक्के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? जब वस्तुओं का वस्तुओं से, वो प्रणाली जिसमें वस्तुओं से लेन देन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोले आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं? तो ये है उसका, जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो और वही वस्तु दूसरा व्यक्ति जब खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी कहते हैं। यहाँ जो वस्तु, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो अपनी वस्तु दूसरे व्यक्ति को देकर और अपनी जरूरत की वस्तु उससे खरीदना चाहता हो और ऐसा व्यक्ति उसको मिल भी जाए, इसको आवश्यकताओं का
दोहरा संयोग कहते हैं। सोने के सिक्के मुद्रा के किस रूप का उदाहरण? सोने के सिक्के मुद्रा के किस रूप का उदाहरण है? जी पुरातन मुद्रा का सोने के सिक्के पुरातन मुद्रा के का रूप है। चेक मुद्रा के किस उदाहरण आधुनिक मुद्रा के आधुनिक रूप का उदाहरण है? चेक मुद्रा के आधुनिक रूप का उदाहरण है। ये हमने यहाँ देखो, चेक क्या है? मुद्रा का आधुनिक रूप है। और सोने के सिक्के क्या है? उसका पुरातन रूप, मुद्रा का पुरातन रूप। मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है? व्याख्या कीजिए। जैसे कि मुद्रा के द्वारा हम जैसे ऑनलाइन पेमेंट, अगर किसी को पे करना, कुछ खरीदना है, तो हम ऑनलाइन घर पे बैठे ही, हमें उस व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे ही उसको पेमेंट कर सकते हैं। और डेबिट क्रेडिट कार्ड से हमें अपने पास नगद कैश रखने की जरूरत नहीं है। हम जो भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो एक कार्ड होता है, उस कार्ड से ही हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के द्वारा भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बैंक वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे ही जिसको हमें पे करना पे कर सकते हैं। और चेक के द्वारा भी हमें कैश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, जिसको हमें पे करना होता है उसको हम चेक भर कर दे सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति बैंक में वो चेक जमा करवा देगा तो क्या हुआ, तो हमारे बैंक से पैसे कटकर उसके अकाउंट में चले जाएंगे। ये बड़ी बड़ी जब लेन देन होते, लाखों करोड़ों में लेन देन होता है, तो चेक भी नहीं, तो अगर हम इतना कैश लेके चलेंगे तो चोरी वगैरह होने का भी डर है। लेकिन चेक ने ये हमारा काम आसान कर दिया कि अगर हमने किसी व्यक्ति को चेक दे दिया, चेक के ऊपर जो देने वाला होता है और लेने वाला दोनों का नाम होता है, जमा करवाने पर उसी व्यक्ति को ट्रांसफर होगा जिसका हमने नाम लिखा है। तो इस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा बैंक में जो चक्कर लगाने पड़ते थे वो खत्म हो गए, हम घर पे बैठे ही पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट द्वारा, कार्ड द्वारा हमारा जो खरीदारी है वो आसान हो गई है, कैश नहीं उठाना पड़ता। चेक द्वारा भी बड़ी बड़ी पेमेंट से हम आसानी से और सुरक्षित वे से कर सकते हैं। अब हमारी एक वर्कशीट इसकी होगी साख और मुद्रा की। अगर दूसरी वर्कशीट देखते हैं, मुद्रा एवं साख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन आ गया कि किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये वन वर्ड में आ जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये लोगों का खाता खोलकर उसमें मुद्रा के रूप में मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। नंबर 1 कार्य, बैंक क्या करते हैं? लोगों का खाता खोलकर उसमें मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस जमा किए गए धन पर सूद भी प्रदान किया जाता है और बैंक जो हम जमा करते हैं उसके ऊपर सूद भी प्रदान करता है। नंबर 2, जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वे अपने खाते से इसे निकाल भी सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी आदि भी लोगों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। मतलब अगर किसी बच्चे को, जैसे स्कूलों में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, या उनको सब्सिडी मतलब उनको हेल्प के रूप में कुछ सरकार देती है पैसे, जहाँ बुजुर्ग लोगों को पेंशन होती है, रिटायर लोगों को पेंशन मिलती है या सब्सिडी मिलती है, तो अब सरकार लोगों के खातों में ही डायरेक्ट डाल देती है। इसके अलावा बैंक साख देने का भी काम करते हैं। नंबर 1 तो लोगों के खाते खोलकर उसमें उनकी मुद्रा को जमा कर लेते हैं, फिर उनको उनके जमा किए हुए जो वो होता है पैसा होता है उसके ऊपर ब्याज भी देते हैं। इसके अलावा बैंक साख उधार देने का भी काम करते हैं, मतलब जमा भी करवाते हैं और लोगों को नंबर 2 उधार भी देते हैं। लोगों को बैंक उधार देने का काम भी, लोन देने का काम भी करते हैं। साख उधार के लिए लोग औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर। साख जिसको हम लोन भी कहते हैं, उधार भी कहते हैं। उधार के लिए लोग औपचारिक एवं अनौपचारिक दो तरीके के स्रोतों पर निर्भर होते हैं। औपचारिक स्रोत क्या होते हैं? जब हम जो उधार होता है या लोन होता है, जो बैंक या स्वयं सहायता समूह
आते हैं। औपचारिक स्रोत वो होते हैं बैंक और स्वयं सहायता समूह। तो जब अगर हम इनसे लोन लेते हैं तो हमें ब्याज की दर कम देनी पड़ती है। ये भी बैंक और स्वयं सहायता समूह आते हैं। औपचारिक स्रोत होते हैं, यहाँ से हम पैसा उधार ले सकते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत में मित्र, साहूकार एवं परिवारजन आते हैं। औपचारिक में हमें ब्याज कम देना पड़ता है, लेकिन अनौपचारिक में होते तो हमारे रिश्तेदार या नजदीक की जानकार हैं, लेकिन उनको हमें ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। मित्र, साहूकार एवं परिवारजन आते हैं। बहुधा अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण महंगा होता है। जो हम रिश्तेदारों या जानकारों से लेते हैं वो ऋण महंगा होता है, इसलिए साख के लिए हमें अधिक से अधिक औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए, जिनके बैंक जहाँ स्वयं सहायता समूह से ही हमें ऋण लेना चाहिए। उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार लेने वाले से ऐसी परिस्थितियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण की राशि वसूल कर सके। अब जब ऋण कोई देता है तो उसको भी डर होता है, क्या पता वो व्यक्ति जिसके पास अभी पैसा नहीं है तो मेरा पैसा ना वापस कर सके, तो वो उधार देने से पहले, जो उधार देने वाला व्यक्ति हो जहाँ संस्था होती है, उधार देने से पहले उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार देने वाले से ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है भी पहले कुछ ना कुछ ऐसा लेता है जिसको वो उधार देता है। उधार देने वाला जिसको उधार देता है उससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेता है ताकि अगर उधार लेने वाला समय पर उसको पैसा ना वापस कर सके तो वो उस चीज को बेचकर अपनी ऋण की जो जो उधार दिए हुए पैसे को वसूल सके, जिन्हें बेचकर वे अपने ऋण की राशि को वसूल कर सके। ये परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणाधार कहलाती हैं। उधार देने वाला उधार लेने वाले से जो परिसंपत्तियां अपने पास मतलब गिरवी रखवाता है ताकि अगर वो ना भी वापस करे उसको पैसा तो उसको बेचकर वो अपनी पैसे की वसूली कर सके, तो इन परिसंपत्तियों को समर्थक ऋणाधार कहते हैं। ये आपको इसमें याद करना है, समर्थक ऋणाधार किसे कहते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, और लोन के दो स्रोत हैं, कैसे कैसे औपचारिक और अनौपचारिक, कौन से स्रोत से हमें महंगा पड़ता है ऋण के, कौन से स्रोत से हमें सस्ता पड़ता है, समर्थक ऋणाधार क्या होता है, ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। उदाहरण कृषि योग्य भूमि, जेवर, मकान आदि। अगर किसी किसान ने ऋण लेना होता है तो वह उसकी जिसके ऊपर वो खेती करता है वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकता है। जेवर भी अगर उसके पास गहने हो तो वो भी दे सकता है। अगर किसी किसान ने लोन लेना है तो वो अपनी जिस पे ऊपर खेती करता है उस भूमि के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकता है, अपनी घर के जेवर वगैरह भी दे सकता है, गिरवी रख सकता है, और मकान के कागजात भी। और रिजर्व बैंक के कार्य क्या होते हैं ये याद करने हैं आपने सबने। रिजर्व बैंक के कार्य है मुद्रा जारी करना। जैसे आपने देखा है कि नोट चेंज हुए थे तो वो रिजर्व बैंक ने किए थे। मुद्रा जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक। ब्याज की दरों को ब्याज की दर बढ़ती है घटती है उसका निर्धारण भी रिजर्व बैंक ही करते हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा भी कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा जारी करना, ब्याज दरों को निर्धारित करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, बैंकों की कुछ राशि का नकद संचयन करना। बैंकों की कुछ राशि का मतलब बैंक अपने पास कुछ ना कुछ नकद बचा के रखते हैं, वो संचयन भी कौन करवाता है, संचयन का मतलब इकट्ठा करवाना। बैंकों की कुछ राशि का नकद संचयन करवाता कौन है, रिजर्व बैंक। बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों की कार्य प्रणाली पर नजर रखना, मतलब बैंक में जिन लोगों ने पैसा जमा करवा रखा होता है उनका कुछ नहीं पता होता कि वो कब आ जाए अपना पैसा वापस लेने, तो बैंकों को कुछ परसेंट राशि अपने पास नकद रखनी पड़ती है और उसका संचयन कौन करवाता है, रिजर्व बैंक। बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की कार्य प्रणाली पर नजर रखना। बैंक और जो स्वयं सहायता समूह लोगों को लोन देते हैं वो कैसा कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर नजर कौन रखता है, रिजर्व बैंक ही रखता है। ये पांचों आपने करना, मुद्रा जारी करना, ब्याज की दरों को निर्धारित करना,
मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन करवाना, बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों के कार्य प्रणाली पर नजर रखना। ये 5 कार्य हैं रिजर्व बैंक के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये साख के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? औपचारिक स्रोत वो होते हैं जो सरकारी बैंक और स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो लोगों को ऋण देते हैं और यहाँ पर ब्याज की दर कम होती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों पर एक नोट लिखिए। ये 5 हो गए। मुद्रा जारी करना, ब्याज की दरों को निर्धारित करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन करना, बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों की कार्य प्रणाली पर नजर रखना। किसी एक समर्थक ऋणाधार का उदाहरण दीजिए। ये कृषि योग्य भूमि, जेवर और मकान। समर्थक ऋणाधार तो आपको पता है, जब उधार देने वाला उधार लेने वाले से कुछ ना कुछ ऐसी परिसंपत्ति अपने पास गिरवी रखवाता है ताकि उसके ऋण वापस ना करने पर उसको बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर सके, तो उसको समर्थक ऋणाधार कहते हैं। समर्थक ऋणाधार कौन कौन से होते हैं? कृषि योग्य भूमि, जेवर और मकान। बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आगे सारे। मुद्रा जारी करना, नए नोट जारी करने होते तो रिजर्व बैंक ही कर सकते हैं। ब्याज की दरें बढ़ानी घटानी हो तो वो भी रिजर्व बैंक। जो देश की मौद्रिक नीति होती है उसकी समीक्षा भी वो कर सकता है, रिजर्व बैंक। बैंकों को के अंदर जो जमा राशि होती है उसके जमा करवाने वाले कभी भी एकदम इकट्ठा पैसा मांग सकते हैं। उसके लिए बैंकों को कुछ ना कुछ नगद राशि इकट्ठा करके रखनी पड़ती है, वो भी रिजर्व बैंक करवाता है। और बैंक और स्वयं सहायता समूह जो कार्य करते हैं उसके ऊपर नजर भी रिजर्व बैंक रखता है कि वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साख का कौन सा स्रोत बेहतर है और क्यों? साख का औपचारिक स्रोत बेहतर है क्योंकि उसमें ब्याज की दर कम होती है और वो कम महंगा पड़ता है। ये होगी हमारी एक दूसरी वर्कशीट। अब हमारी तीसरी वर्कशीट आ गई, मुद्रा एवं साख वाली। साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारदाता कर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। साख एक ऐसा समझौता है जब वो दिया जाता है लोन, जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि भविष्य में वे उसका भुगतान कर देगा। जब उधार देने वाला उधार लेने वाले को इसलिए पैसा देता है, इस विश्वास पर पैसा देता है, जब वो उधार लेने वाला ये विश्वास आश्वासन देता है कि वो उसका पैसा वापस कर देगा, उस समय कुछ शर्तें तय की जाती हैं। मतलब पहले उससे वो आश्वासन लेता है, उधार देने जिसको उधार देने वाला उधार लेने वाले से कुछ आश्वासन लेता है कि वो इस तरीके से उसके पैसे को वापस करेगा, तो उसको साख की शर्तें कहते हैं। तो ब्याज की दर होती है, और जब उधार देने वाला उधार लेने वाले को पैसा उधार देता है तो पहले ब्याज की दर निर्धारित की जाती है कि उस पैसे पर वो कितना ब्याज लेगा। और ना कुछ ऐसी चीज गिरवी रखवाई जाती है जो जितना उसने उसको पैसा दिया है उसके बराबर उसका मूल्य हो, ताकि अगर वो उधार वापस ना करे तो वो उस चीज को बेच कर अपना पैसा वापस वो कर सके, वापस पा सके। आवश्यक दस्तावेज, मतलब कुछ ना कुछ दस्तावेज भी, जो कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं जिससे इस बात का सबूत मिले कि हाँ उधार देने वाले ने उधार लेने वाले को पैसे उधार दिए। भुगतान की प्रक्रिया भी, कैसे भुगतान होगा, इंस्टॉलमेंट्स में होगा या इकट्ठा भुगतान होगा, ये चीज की जो प्रक्रिया होती है वो भी लिखी जाती है। ये साख की शर्तें कहलाती है। ब्याज की दर भी, जब कोई उधार देने वाला उधार लेने वाले से इस बात का आश्वासन लेता है कि वो उसका पैसा वापस कर देगा, तो कुछ शर्तें निर्धारित की जाती है, जैसे ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक दस्तावेज और भुगतान की प्रक्रिया। साख संपत्ति के रूप में, त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। त्योहार होते हैं जब, उस टाइम ज्यादा लोग वस्तुएं खरीदते हैं, तो एक
वो होता है जूता बनाने वाला होता है सलीम, जिसको 1 महीने के अंदर ही ज्यादा जूते बनाने का ऑर्डर मिल जाता है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लिया जा आता है। अब इतने उसने 1 महीने में जूते ज्यादा बनाने हैं, तो उसको वो मजदूर भी ज्यादा लगा लेता है, और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है, ज्यादा मजदूर भी लगाने पड़ते हैं उस काम के लिए, जल्दी ऑर्डर पूरा करने के लिए, और कच्चा माल भी खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है, जिसने उसको ऑर्डर दिया होता है उसको वो कहता है कि चमड़ा वो जल्दी उपलब्ध करा दे उसे, और उसको बाद में भुगतान करने का आश्वासन देता है, और उसको बाद में भुगतान करने का आश्वासन देता है। उसके मतलब वो कहता है कि बाद में आपका मैं पे कर दूंगा जो भी है कच्चा माल, पहले उससे जिसने ऑर्डर दिया होता है उसी से कच्चा माल ले लेता है, और उसको विश्वास दिला देता है कि अगर उसके पैसे बढ़ते होंगे तो वो उसको वापस कर देगा। उसके बाद वह व्यापारी से कुछ उधार लेता है, व्यापारी से भी वो कुछ उधार लेता है। महीने के अंत तक वह आदेश को पूरा कर पाता है, अच्छा लाभ कमाता है, और उसने जो भी उधार लिया होता है उसका भुगतान कर देता है। जो ऑर्डर देता है उससे भी वो चमड़ा ले लेते हैं, और व्यापारी से भी वो उधार ले लेता है, और इस तरीके से वो टाइम पे अपना ऑर्डर पूरा करके अच्छा लाभ कमाता है, और उसने जो भी उधार लिया होता है उसका भुगतान कर देता है। साख संपत्ति के रूप में साख ऋण जारी, जब व्यक्ति जिस काम के लिए ऋण लेता है और उस मतलब वो काम पूरा करके वो ऋण उतार लेता है देता है। हर व्यक्ति अपना कोई नया काम करने के लिए जब उसके पास पैसे नहीं होते तो उधार लेकर ही करता है। अगर वो अपना काम करके प्रॉफिट कमा के उधार वापस कर देता है तो ये साख संपत्ति बन जाती है। उस व्यक्ति को प्रॉफिट मिल गया तो उसका कुछ ना कुछ संपत्ति बन गई। अगर वही साख अगर वो अपना उधार नहीं लौटा पाता तो वही उसका ऋण जाल बन जाता है। एक किसान सब अपना कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है। एक किसान सब अपना जो खेती करती है और उस खर्च को पूरा करने के लिए वो साहूकार से उधार लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या मतलब जूते वगैरह जो होते हैं ये जल्दी खराब नहीं होते, अगर क्योंकि ये अंदर रख के इनकी केयर करी जाती है। जब बनते हैं चौड़ा वगैरह इतनी जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन जो फसल वगैरह होती है ये ये उस पे जलवायु पर जब मौसम पर डिपेंड होती है। तो अगर सब अपना साहूकार से अपनी फसल बोने के लिए लेती है खर्च उठाने के लिए उधार, लेकिन उसका क्या होता है फसल का कोई पता नहीं कि वो ठीक तरीके से उगेगी या नहीं। अगर फसल कीड़े जानने वजह से बर्बाद हो जाती है तो ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। एक वो काम होता है जिसमें व्यक्ति उधार लेकर प्रॉफिट कमाता है और उधार वापस कर देता है, तो वही उसका उधार संपत्ति बन जाता है। और एक ऐसा उधार होता है जैसे जिस काम के लिए वो उधार लेता है अगर वो काम ही नहीं हो पाता तो उस व्यक्ति में क्या होता है, ना तो वो उधार लौटा पाता है, उल्टा उसके ऊपर वो उधार चढ़ जाता है ज्यादा, और ब्याज लगता जाता है, और इस तरीके से उसका जो ऋण होता है वो बढ़ता जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। जब कभी व्यक्ति जिस काम के लिए उधार लेता है और वो काम उसका सही नहीं हो पाता, जैसे स्वप्ना का देखा, उसने फसल उगाने के लिए ऋण लिया लेकिन उसकी फसल को कीड़ों ने खा लिया, तो वो उस फसल से कोई कमाई नहीं कर पाई, तो जो उसने ऋण लिया था वो ऋण वैसा ही पड़ा था, ना उसको प्रॉफिट हुआ, उल्टा उसका ऋण ब्याज लग कर बढ़ गया। तो इस तरीके से वो ऋण जाल में फंस गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब साख संपत्ति बन जाता है और कब साख ऋण जाल बन जाता है। स्वयं सहायता समूह के कार्य स्वयं सहायता समूह के कार्य जो लोग वो स्वयं सहायता समूह वो होते हैं जो कुछ लोग अपने पास जो बचत पड़ी होती है उसको इकट्ठा करके बैंक के पास समर्थक ऋणाधार के रूप में रखकर बैंक से पैसा उधार लेकर लोगों को उधार देते हैं, कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं। एक तो स्वयं सहायता समूह बिना समर्थक ऋणाधार ऋण लेते हैं। खुद तो स्वयं सहायता समूह अपनी बचत को इकट्ठा करके बैंक के पास समर्थक ऋणाधार के रूप में रखते हैं, लेकिन जब वो लोगों को
उधार देते हैं तो उनको ब्याज की दर भी कम लेते हैं उनसे, उनको बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण देते हैं। सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना, सदस्य होते हैं जो भी उसके स्वयं सहायता समूह के, उनके पास जो इकट्ठा की गई बचत की गई होती है उसको इकट्ठा करते हैं। ग्रामीण निर्धनों विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना, जो ग्रामीण गरीब औरतें होती हैं उनको एकत्रित करना, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना। ये मतलब इनसे जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो अपने समूह के व्यक्तियों को वो देते हैं और उधार देते हैं। पहले जी अपनी बचत को इकट्ठा करते हैं, फिर उस बचत को समर्थक ऋणाधार के रूप में बैंक में जमा करके वहां से उधार लेकर अपने ही ग्रुप के लोगों को कम ब्याज दर पर उधार देते हैं। कोई उनसे समर्थक ऋणाधार नहीं लेते। सदस्यों की जमा पूंजी को इकट्ठा भी करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। स्वयं सहायता समूह। साख की शर्तों से आप क्या समझते हो? साख की शर्तें उस समय बनती हैं जब ऋण देने वाला ऋण लेने वाले से आश्वासन लेता है कि वो उसका पैसा वापस कर देगा। तो वो उसके अंदर ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक दस्तावेज, भुगतान की प्रक्रिया वगैरह तय की जाती है। यही उन साख की शर्तें कहलाती हैं। ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति उधार देने वाला जब उधार लेने वाले से पैसा वापस पाने का आश्वासन लेते हुए कुछ शर्तें निर्धारित करता है तो उसको साख की शर्तें कहा जाता है। स्वयं सहायता समूह के महत्व पर नोट लिखिए। स्वयं सहायता समूह वो समूह होते हैं जो गरीब लोग इकट्ठा होकर बनाते हैं और ये अपने ही समूह के गरीब लोगों को कम ब्याज दर पर और बिना समर्थक ऋणाधार के उधार देती हैं और इस तरीके से वो अपने ही ग्रुप के गरीब लोगों की, निर्धन लोगों की आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। ऋण जाल कब उत्पन्न होता है? व्याख्या कीजिए। ऋण जाल उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति जिस काम के लिए ऋण लेता है और वो उसका काम सफल नहीं हो पाता और जिसके कारण वो उधार नहीं दे। जैसे स्वप्ना के मामले में देखते हैं, वो फसल उगाने के लिए उसके खर्च को उठाने के लिए जब उधार लेती है तो उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो अपना उधार वापस नहीं दे पाती। तो इस तरीके से उसका जो उधार है वो बढ़ता जाता है और वो ऋण जाल में फंस जाती है। आगे है, सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई अन्य उदाहरण दे। तो आप सलीम की जगह कोई और नाम रख सकते हो और जूते की जगह कोई और काम रख सकते हो और वहां दिखा सकते हो कि कैसे उसने उधार, जैसे सलीम ने जो उसको ऑर्डर मिलता है जूतों का तो वो जो उसको ऑर्डर देता है उसी से एडवांस मांग लेता है और एडवांस मांग कर उसका काम पूरा करके चमड़ा भी ले लेता है, एडवांस भी मांग लेता है। और इस तरीके से क्या होता है, जिसने ऑर्डर दिया है उससे पैसे भी एडवांस में मांग लिए और उससे कच्चा माल भी मांग लिया। तो इस तरीके से टाइम पे ऑर्डर पूरा करके दे दिया तो उसको प्रॉफिट हो जाता है और तो वो लिया हुआ उधार वापस ले पाता है। और इसी तरीके की कोई उदाहरण और कोई काम धंधा चुनकर भी आप दे सकते हो। तो ये आपकी इको का जो चैप्टर है आपका साख और मुद्रा और साख वाला जो चैप्टर है उसकी तीनों वर्कशीट की रिवीजन हो गई। और आप लोग इसको वीडियो को देख लेना, 2-3 बार देखने से समर्थक ऋणाधार, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, औपचारिक अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं, ऋण जाल क्या होता है, कब साख संपत्ति बन जाता है, कब ऋण जाल बन जाता है, ये चीजें आपको, और बैंक के कार्य, स्वयं सहायता समूह के कार्य और साख की शर्तें वगैरह, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर 2-2 3-3 बार इस चीज को सुनोगे पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, आसान हो जाएगा पेपर में अगर ये क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर देने। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू बच्चों।